सभी साथियों को नमस्कार। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी, जो इससे पहले हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के 4 लेक्चर पढ़ लिए, 1 2 3 4, जिसमें मैंने कंप्लीट सिलेबस जो पीजीटी के अकॉर्डिंग है वो कंप्लीट करवा दिया गया है। अब मैं इसमें जो ये इसका जो लास्ट एंड फाइनल लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, इसमें मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आ रखे हैं, एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर पीजीटी में जो आ रखे हैं, जितने भी एग्जाम हैं, ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी एग्जाम होते हैं या जो स्टेट लेवल पे जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय में होता है यूकेपीएससी, यूपीपीएससी, हिमाचल का डी ट्रिपल एस बी, एनवीएसए, एमआरएस, जितने भी एग्जाम होते हैं पीजीटी से रिलेटेड, उनमें से जो भी क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्रीवियस ईयर में आया है, उनमें से मैं मोस्टली क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे वो मैं सबके सब इस लेक्चर में लेके आया हूँ। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद में आपको आइडिया आ जाएगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से पीजीटी का जो पेपर है, चाहे आप किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो या सेंटर का पीजीटी दे रहे हो, कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आपको उनको टैकल करना है, मतलब आंसर देना है। तो इसी के साथ आज हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह और मैं एक केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर आप पहला क्वेश्चन जो पीजीटी केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर का आता है, वो पहला क्वेश्चन है आपके पास। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको करना क्या है, किस टाइप से मैंने पढ़ाया है, क्या चीज़ें हैं, कि आपको रिवाइज कैसे करना है, कि रिवाइज कैसे करना है आपको। रिवीजन का रोड मैप मैंने दे रखा है आपको। तो पहला है कि जो आपको जनरली पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर पीजीटी में पूछा गया है, वो है कि डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको, जब आप लेक्चर 1 वगैरह देखोगे, लेक्चर 1 में आपको बता रखा मैंने कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे, कि डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड था, वो मैंने आपको बताया था, जो सेकंड वाला था कि एटॉमिक मॉडल से हमारे पास में एटॉमिक मॉडल से क्वेश्चन आते हैं। जैसे थॉमसन का मॉडल हो गया, जे थॉमसन का था। दूसरा मॉडल किसका था हमारे पास? रदरफोर्ड का मॉडल था। तीसरा था हमारे पास बोहर का मॉडल, और लास्ट में हमारे पास आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो इन सब मॉडलों से क्या होता है, हमारे पास में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो सारे मैंने, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया करके एक बार उनको देखिए, फिर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे कैसे करके। इनके ऊपर मैंने डिटेल में थ्योरी भी पढ़ाई है, और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सब कुछ भी बता रखा है। उसके बाद में जो तीसरा आता है, जो वो है ड्यूल नेचर एंड अनसर्टेनिटी ऑफ प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे भी आता है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड वेव का जो था, वो उस पे पढ़ा भी रखा है, और क्या उस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो चीजें भी। ये मैं रिवीजन का रोड मैप दे रहा हूँ आपको कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट था हमारे पास में, वो था क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर मैंने आपको बता रखा था। लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था, इससे पहले फोर्थ लेक्चर जो हुआ था, उसमें आए थे हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, N+L रूल, वो सब चीजें। अब मैं आपको ये सब चीजें, आपके रिवीजन का रोड मैप है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार उनको देखिए, नोट्स बनाइए, और फिर आप अगर इस वीडियो को देखेंगे, जो ये चल रही है आपकी एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको क्या होगा, 100% बेनिफिट होगा। ठीक है। तो इसमें मैं आपको स्ट्रेटजी और स्कोप आपको बता देता हूँ कि क्या चीजें हैं। कि जो मैंने सोर्स लिया गया है, जो सोर्स है वो, जो इसमें एग्जाम में हम जहाँ से मैंने ये ले रखा है, तो वो हमारे पास में है सिंपल सा जो सोर्स। एक सेकेंड, जो सोर्स हमने लिए हैं वो कहाँ से लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ले रखे हैं वो, या इनसे ले रखे हैं, केंद्रीय विद्यालय वगैरह, या जो स्टेट में पीएससी, जैसे यूके पीएससी वगैरह से ले रखा है हमने, यूपी पीएससी से हमने क्वेश्चन ले रखे हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने यहाँ से उठा रखे हैं। आपको मैं टाइम लिमिट जो दे रहा हूँ वो मैं कम दे रहा हूँ। आपको 15 सेकंड के अंदर क्या करना है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो अगर आप 15 में नहीं कर पाते हैं सॉल्व, तो एटलीस्ट आप 20 to 30 सेकंड के अंदर कर लीजिए। क्योंकि अब आप बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, 15 सेकंड तो बहुत कम होता है, 15 सेकंड का टाइम कम होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि आपके पास में 15 to 20 सेकंड ही होते हैं किसी क्वेश्चन को एकदम आंसर करने का, क्योंकि आपको उसको पढ़ना भी है, क्वेश्चन को आपको पढ़ना भी है, और उसके बाद में क्या करना है, उसको एनालाइज करना है, और फिर उसको क्या करना है, आंसर टिक भी करना है। तो आपके पास 1 मिनट का टाइम होता है, 1 मिनट का टाइम होता है जनरली, इससे ज़्यादा का टाइम आपको मिलता नहीं। और 1 मिनट से भी मैं कम का टाइमिंग क्यों मानता हूँ, क्योंकि जब फिजिकल केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल टाइप के, तो न्यूमेरिकल में क्या होता है, 1 मिनट से ज़्यादा लगता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास जितना टाइम आप यहाँ बचाएंगे, उतना टाइम आप वहाँ पे न्यूमेरिकल में दे पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में टेक्निक किस तरीके से आपको करना है, तो आपको आइडेंटिफाई करने, कीवर्ड्स आप निकाल लो, कीवर्ड्स निकाल लो। ठीक है। क्वेश्चन में आपको कीवर्ड ढूंढना है, कि कहीं पे देखो, कहीं पे क्या होता है, नॉट लिखा होता है, और हम सीधा पढ़ के चल जाते हैं, तो वहीं पे हमारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। कहाँ पे, कहीं पे लिखा होता है कि कौन सा करेक्ट है,
और कहीं पे लिखा होता है कौन सा इनकरेक्ट है, तो ध्यान रखना है। और जो हमारा गोल है वो क्या है, स्पीड होनी चाहिए विद एक्यूरेसी एंड एक्टिव रिकॉल। जो भी आपने अभी 4 लेक्चर में पढ़ा है उनसे क्या एकदम आप रिकॉल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं के साथ हम अब क्या करते हैं, अपने पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में उसको शुरू करते हैं कि क्या है हमारे पास में पहला क्वेश्चन। तो जो मैंने इसी टाइप से, जिस टाइप से मैंने लेक्चर बनाया था उसी हिसाब से मैंने क्या कर रखा है, टॉपिक भी ले रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, जो पहला टॉपिक मैंने ले रखा है सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड डिस्कवरी पे। इन पे ही मैंने क्या होगा, पहला जो टॉपिक था मैंने पढ़ा रखा था आपको पहले लेक्चर में, उसी पे मैंने क्या लिया, पहला क्वेश्चन ले रखा है। तो उसमें लिखा है हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन, हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन बाय बॉम्बार्डिंग बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है और इसका आंसर मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि किस चीज की बेरिलियम और अल्फा पार्टिकल पे जो करा था, किसने करा था, जेम्स चैडविक ने करा था। और मैंने आपको कहा था, अगर आपको याद होगा, मैंने कहा ये रिएक्शन भी आप याद रख लेना। इसमें क्या होता है, एक न्यूट्रॉन रिलीज होता है और क्या बनता है, 6C12 का एक एटम बनता है 4 बेरिलियम 9 से, जब इस पे क्या करवाया जाता है, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट करवाई जाती है। ये क्वेश्चन में आपको, ये लेक्चर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द स्पेसिफिक चार्ज ई अपॉन एम रेशियो ऑफ कैथोड रेज। जो ई अपॉन एम रेशियो ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज में क्या होता है, ध्यान रखना, ये क्या होता है, क्या डिपेंड ऑन गैस करता है ट्यूब पे, या फिर क्या होता है इज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द गैस, या फिर क्या है डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोड मटेरियल, या क्या होता है जीरो होता है। चारों ऑप्शन आपके पास में, आप इसको एक बार क्या कर लीजिए, पहले सोचिए कि क्या चीज हो सकती है। तो मैंने आपको इसका आंसर बता रखा है लेक्चर में, क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये जो कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द गैस, कोई इसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एनोड रेज की, किसकी बात करूं, एनोड रेज की बात करूं, तो वहां पे कांस्टेंट नहीं होता। वो किस पे करता है एनोड रेज में, एनोड रेज में किस पे करता है, डिपेंड ऑन गैस करता है, ध्यान रखना। ये सब कुछ मैंने लेक्चर में पढ़ा रखा है, और अगर आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा तो एक बार आप जाके देख सकते हैं। ध्यान रखना, इसका हिंट मैंने आपको जो दे रखी है, हिंट में आपके पास में क्या होता है, कैथोड रेज किससे मिलकर बनती है, इलेक्ट्रॉन से बनकर होती है। और एनोड रेज किससे होता है, डिपेंड ऑन दी गैस, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन आता है हमारे पास में, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास में, नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड टॉपिक था, वो सेकंड टॉपिक की हम बात करते हैं। सेकंड टॉपिक था हमारे पास आइसोटोप्स, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो पहला इसमें जो क्वेश्चन मैंने ले रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोटोन्स, ठीक है। आइसोटोन्स भी आ सकता है, आइसोटोप्स भी आ सकता है। आइसोटोन्स का मतलब मैंने आपको बताया था, सेम क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ आइसोटोन है, आइसोटोप, आइसोबार पे भी आ सकता है क्वेश्चन। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, लेक्चर अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या है, फिर पेयर्स ऑफ आइसोटोन्स आपको ढूंढने हैं जिनमें क्या हो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम पहले वाले को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कोई न्यूट्रॉन है ही नहीं। यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन है, इस पे क्या, एक। और कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन निकालने का क्या फॉर्मूला था, जो उसका एटॉमिक मास था उसमें से क्या घटा दो, एटॉमिक नंबर को घटा दो, तो दो में से एक गया, एक। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, इसको इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। जर्मेनियम कितना हो गया, 76 माइनस 32 कितना आ जाएगा आपका, देखो जरा, 6 में से 2 गया 4, और 7 में से 3 गया, ये भी हो गया आपका, 7 में से 3 गया 4। और इसको देख लेते हैं, एक तो हमारे पास ये हो गया, बी वाले का हमने एक ही कर लिया, एक और इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक और क्या हो गया, 77 माइनस 33, इसको करने 7 में से 3 गया, क्या हो गया 4, और 7 में से 3 गया 4। तो दोनों में से क्या सेम नंबर, यहाँ पे भी 44 आ रहे हैं, यहाँ पे भी क्या आ रहे हैं 44। तो यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन हम एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, 12 - 6, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 12 - 6 कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है आपका 6 C 14, तो 14 - 6 कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। नहीं, ये भी नहीं होगा। इसको देख लेते हैं एक बार, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 18 AR 40, तो क्या होगा 14 - 18 कितना आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 10 में से 8 गया 2, और बचा कितना, हम 3 में से 1 गया 2। यहाँ पे 40 - 20, 40 - 20 कितना आ जाएगा आपका
20 आ जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका सबसे राइट आंसर क्या है? बी वाला आपका राइट आंसर, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ हिंट भी मैंने आपको दे रखा आइसोटोन्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, विच सेट ऑफ आयंस रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो अब आप चेक कर लीजिए। चेक करने के लिए क्या करना है, आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। के पॉजिटिव में आपको पता है के क्या होता है, यहाँ पे लिख लो पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, स्कैंडियम। पोटेशियम का कितना होता है? 19। क्लोरीन का कितना होता है? 17। इसका कितना होता है? 20। इसका कितना होता है? 21। लेकिन ध्यान रखना, इसमें क्या लगा रखा? पोटेशियम में एक पॉजिटिव लगा रखा, क्लोरीन में क्या लगा रखा? एक माइनस लगा रखा, कैल्शियम में कितने लगा रखा? 2 पॉजिटिव लगा रखा, इसमें कितने लगा रखे? 3 पॉजिटिव। एक पॉजिटिव का मतलब एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 18। यहाँ पे एक नेगेटिव का मतलब एक बढ़ जाएगा, तो 18। यहाँ पे 2 पॉजिटिव का मतलब 2 कम हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 18। और यहाँ पे 3 पॉजिटिव का मतलब 3 कम हो जाएंगे, तो बचा कितना? 18। तो सब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ही वाला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें नहीं रुकना, हमको क्या करना है? दूसरा वाला क्वेश्चन भी चेक करना है। तो बेरियम, स्ट्रोंशियम, पोटेशियम और ये सल्फर है। तो ध्यान रखना, बेरियम और स्ट्रोंशियम ये बहुत क्या हो गए, ज्यादा, मतलब इनका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा। तो ये कहीं से क्या पॉसिबल नहीं है, इतना आपको लॉजिक लगाना है, इतना टाइम आपके पास होगा नहीं। यहाँ पे देखो, ये वाला आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या, नाइट्रोजन के पास 7 और 3 10, 8 और 10 और 9 और 1 10, लेकिन सल्फर क्या है, इनसे हटके है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास में क्या हो गया? लिथियम पॉजिटिव। लिथियम और सोडियम में क्या होता है? एक ग्रुप का अंतर होता है, तो यहीं पे क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो गई, पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको बोलूंगा, अगर आप पहली बार इसको सॉल्व करें तो सारे जितने भी हैं उन सबको सॉल्व करते हुए चलें, आपको क्या होगा? एक प्रैक्टिस आपकी बनेगी। लेकिन एग्जाम में आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, अच्छी नहीं कि बहुत अच्छी होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड है, एटॉमिक मॉडल्स रदरफोर्ड एंड बोहर पे। इस पे जो प्रीवियस ईयर में कैसे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। तो इसमें एक क्वेश्चन है, when alpha particles are sent through a thin metal foil, most of them go straight through because। क्यों? क्यों जाते हैं? मैंने ये समझा रखा, रदरफोर्ड का है ये मॉडल। किसका मॉडल है? रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मैंने उसमें बताया था उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकाली थी। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में है ये। तो क्या क्या निकाला था उन्होंने? उन्होंने निकाला था कि इसका जो निकाला था कि जो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे मेटल फॉइल को, मेटल फॉइल कौन सी थी? गोल्ड की थी। आपको पता है मेटल फॉइल किसकी की थी? गोल्ड की थी। तो मैंने बोला जैसे उन्होंने स्ट्राइक करा था, मोस्टली क्या हो गई थी, सबके सब पार हो गई थी। तो उससे उन्होंने क्या निकाला था? उससे उन्होंने निकाला था ये क्या, कि एटम के पास में क्या है? बहुत सारा स्पेस क्या है? खोखला है। तो मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम क्या है? इम्पटी है। उसमें से एक पॉइंट ये भी था कि 20,000 में से कोई एक रे वापस हो जाती है, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि क्या, कि एटम के पास में कोई ऐसा सरफेस, ऐसा पार्टिकल है कि जो क्या है? पॉजिटिव है और बहुत ही ज्यादा डेंस है। उसको हमने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस। तो एक बार रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ लेना अगर आप इस क्वेश्चन को। अगर आपको आ गया है तो ठीक है, नहीं आया है तो आप क्या, प्रीवियस ईयर जो पहले वीडियोस हैं उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 6 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फिफ्थ ऑर्बिट। इसके लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है? एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, इसका फॉर्मूला होता है। एन की वैल्यू आपको गिवन है, एन की वैल्यू क्या है? 5। एच अपॉन 2 पाई। अब देखते हैं ये कहीं दे रखा है, नहीं ऐसा कहीं नहीं दे रखा है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? 2.5 एच अपॉन पाई आ जाएगा। ऐसा कहीं आ रखा है? हाँ आ रखा है, ये वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में ये जो है आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड वेव थ्योरी। ठीक है, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है, वेव थ्योरी जो होती है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ। हाइड्रोजन के पास में क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमारे पास में क्या आता है? लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फुंड सीरीज आती है। ठीक है, लाइमन सीरीज, ठीक है, लाइमन सीरीज जो होती है वो यूवी रीजन में दिखती है। बामर वाली जो होती है विजिबल में होती है, विजिबल रीजन लाइट के। और ये जो होता है ये क्या होता है?
इंफ्रारेड में। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि कौन से वाले रीजन में दिखता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो 7th वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लोकेटेड इन द विजिबल रीजन, कि विजिबल रीजन में कौन सी दिखाई देती है। तो मैंने अभी आपको कौन सा बताया, बामर। कौन सी दिखाई देती है, बामर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यूवी में, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यूवी में कौन सी, तो यूवी में कौन सी होती है, लाइमन होती है। और बाकी सबके सब किस में होते हैं, इंफ्रारेड रीजन में होते हैं। कौन कौन से, पासन, ब्रैकेट और फुंड, ये आप किस में होते हैं, इंफ्रारेड रीजन में। ये क्वेश्चन आया है कई बार प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो आप इस सीरीज को सीरियसली लें, ठीक है, और तैयारी अच्छे से करें। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, विच वे प्रॉपर्टी, विच वे प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये कौन सी प्रॉपर्टी क्या होती है, एनर्जी की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वेव की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, ई इक्वल टू एच न्यू, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एच सी बाई लेमडा। तो यहाँ पे दे रखा है कि विच वेव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एनर्जी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है, एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बना दिया है। तो कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, न्यू, न्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यू को बोलते हैं हम लोग क्या, न्यू को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं हम लोग, न्यू को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास सपोज करो, अगर सपोज करो डायरेक्टली नहीं आता, इनवर्सली आता, तब इनवर्सली अगर आता आपके पास में, तब क्या होता, तब हमारे पास में क्या होता, वेव लेंथ, इसका आंसर हो जाता। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसके साथ ही हम क्या करेंगे, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट हमारे पास में है, जो 5वां टॉपिक था हमारे पास, वो था ड्यूल नेचर, हाइजेनबर्ग एंड डी ब्रॉगली, ठीक है। तो इसमें जो पहला, जो क्वेश्चन नंबर 9, मतलब सीक्वेंस पर, इसमें जो पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में मैंने क्या बोला था कि एग्जैक्ट जो हमारे पास में कोई भी अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, अगर वो क्या कर रहा है, मूवमेंट में है, तो क्या हो गया, हमने क्या बोला था कि उसकी एग्जैक्ट जो पोजीशन है और उसका मोमेंटम हम क्या नहीं कर सकते, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, एक टाइम पे दोनों एक्यूरेट नहीं बता सकते। इसको अगर हम और सॉल्व में लिखें तो हम ऐसा लिख सकते थे, एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये आपको याद होना चाहिए। तो ये जो पहला ही आपका ऑप्शन है वही शायद सही है, ठीक है। ध्यान रखना, देखो यहाँ पे कैसे घुमाया, इस ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने आपको बोला था। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि बराबर भी हो सकता है, या ये हो सकता है, ये हो सकता है। इन दोनों में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। एच अपॉन 2 पाई नहीं होता, एच अपॉन 4 पाई होता है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू इस टाइप से होता है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। इसमें मैंने जो आपको हिंट भी दे रखी है नीचे, आप ये, सॉरी, यहाँ पे जो हिंट दे रखी है आप ये ध्यान रखना, एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। ये कौन बोलता है, ये बात करते हैं हमारे कौन, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही बातें करता है। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, विच पार्टिकल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी वुड हैव द स्मॉलेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। किसके पास सबसे कम होगी। अब आपको मैंने बताया था कि डी ब्रॉगली की जो इक्वेशन है वो क्या है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब क्वेश्चन ध्यान रखा, यहाँ पे क्या दे रहा, वेलोसिटी सेम दे दिए, तो यानी कि इसको क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, ये तो चेंज नहीं होगा। और ये पहले से ही प्लांक का कांस्टेंट है, प्लांक का कांस्टेंट है, ये प्लांक कांस्टेंट है। सिर्फ किस चीज में चेंज आएगा, सिर्फ मास में चेंज आएगा। तो जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उतनी कम होगी। अब आपके पास में मॉलिक्यूल दे रखे हैं, हीलियम दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है, और हाइड्रोजन दे रखा है, मॉलिक्यूल दे रखा है, और कार्बन मॉलिक्यूल दे रखा है। तो आपको पता है क्या कि स्मॉलेस्ट जो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ होगी वो किसकी होगी। देखो हीलियम का जो आता है आपका 4 होता है, मास जो होगा एम होगा। ऑक्सीजन में कितना होगा हमारे पास, 32 होगा, ठीक है। हाइड्रोजन में कितना होगा आपके पास, 2 होगा। कार्बन में कितना होगा आपके पास, 12 होगा। समझ में आ रही बात, अरे क्लियर हुआ। तो जिसका मास जितना ज्यादा उसकी क्या उतनी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। और अगर उल्टा पूछता कि हाईएस्ट पूछता, तो क्या होगा, जिसका मास क्या होगा, जितना कम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछिए। क्या पूछिए, स्मॉलेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो स्मॉलेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्यों होगी, क्योंकि अगर इसका मास जितना ज्यादा होगा तो उसके लिए क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो इन चारों में सबसे ज्यादा मास किसका है, ऑक्सीजन का मास सबसे ज्यादा है। तो जिसका मास जितना ज्यादा उसके लिए क्या होगी, लेमडा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/m के। तो m की वैल्यू अगर ज्यादा तो h की वैल्यू बहुत कम, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर,
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का मास क्या है यहाँ पे 32 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या है, ये मैंने आपको हिंट भी दे रखी है, नीचे हिंट में मैंने आपको क्या दे रखा है, ये फॉर्मूला दे रखा है। और क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो लैम्डा क्या हो जाएगा, 1/m के बराबर हो जाएगा। तो जो हैवीएस्ट पार्टिकल है उसकी क्या होगी, स्मॉलेस्ट लैम्डा होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो टॉपिक है, जो 6 टॉपिक था, क्वांटम नंबर, और उसके क्या थे, रूल वगैरह बताए थे मैंने किस टाइप से होते हैं। तो पहला क्वेश्चन या 11th वाला क्वेश्चन हमारे पास में, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल इज डिटरमाइंड बाई। ठीक है, सब सेल की बात हो रही है, ध्यान से सुन लेना। मैंने सेल वाला क्वेश्चन भी करवाया था, सब सेल। ये जो टॉपिक है ये मैंने पढ़ा रखा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे हैं, क्वांटम मॉडल से क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वांटम मॉडल बोलो या क्वांटम नंबर बोलो। सब सेल के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, सब सेल के लिए फॉर्मूला बताया था, क्या बोलता, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में। तो मैंने इसके लिए फॉर्मूला बताया था आपको, जो ऑर्बिटल का फॉर्मूला था, इसका क्या फॉर्मूला था, 2l+1 था। समझ में आ रही बात। तो क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सब सेल इज डिटरमाइंड बाय 2l+1। अब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम, तो क्या होगा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 × 2l+1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 2 से इसको इंटू करोगे तो 4l, और प्लस कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और अगर सिर्फ ऑर्बिटल की बात करता तो कौन सा था आपका, अगर सिंपल ऑर्बिटल की बात करता तो आपको पता है कि तब क्या होता, ये वाला आंसर हो जाता 2l+1। समझ में आ रही बात। और अगर हमारे पास बात करता सेल की, सेल में कितने होते हैं, तो आपको पता है 2n² से हम दे देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल, कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। तो देखो, पहला है यहाँ पे दे रखा है, आपको 4 दे रखे, 2d, 4f, 6p और 3s। तो वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे बात करते हैं पहले ऑप्शन की, हम 2d की बात करते हैं, इस वाले ऑप्शन की बात करते हैं। तो इसमें n की वैल्यू क्या है, 2, और l की वैल्यू भी क्या हो गई, 2, क्योंकि आपको मैंने बताया था n की वैल्यू तो क्या हो सकती है, 1 से लेके कितनी हो सकती है, 1 2 3, कुछ भी हो सकते हैं इनफाइनाइट तक। l क्या होता है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर क्या होता है, 0 to n-1 हो सकता है। m की वैल्यू क्या होती है, +l to -l होती है। s की वैल्यू क्या होती है, +12 एंड -12, यही एक वैल्यू हो सकती है इन चारों क्वांटम संख्या की। मैंने आपको बोला था, अगर आपको ये पता चल गया तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है कि इसमें n की वैल्यू भी 2 और l की वैल्यू भी 2 आ गई, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका आंसर तो यहीं पे आ गया, लेकिन हम चेक कर लेते हैं 4f। 4f में n की वैल्यू कितनी हो गई, 4, और l की वैल्यू क्या हो गई आपकी, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि 0 1 2 3, 0 के लिए क्या होता है s, ये l की वैल्यू है, 1 के लिए क्या होता है p, और 2 क्या होता है d, और ये क्या होता है 3 क्या होता है f। तो l की वैल्यू क्या है f, तो ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। 6 में n की वैल्यू क्या है 6, और l की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3, और l की वैल्यू क्या है 0, तो ये पॉसिबल है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n और l की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, सेम नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये दिया हुआ है विच इज नॉट पॉसिबल, तो कौन सा नहीं पॉसिबल है, 2d पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या, n और l की वैल्यू सेम हो गई है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको क्या दे रखा है इसका, यहाँ पे आप देखिए हिंट भी दे रखा है, डी एल की वैल्यू 2 एंड एन मस्ट बी लेस देन एन, जो एन क्या होना चाहिए, एल से बड़ा होना चाहिए, या एल क्या होना चाहिए, एन से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास में, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्वांटम नंबर पे कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। क्वांटम नंबर पे क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन है, ये क्वांटम नंबर वाले ही आगे चल रहा है टॉपिक। तो इसमें मैं एक क्वेश्चन ले रखा है, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन Z = 17। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन ना देते हुए कुछ और दे देगा, या फिर सिंपल ही पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं है। तो उनमें सबसे चेक करने का तरीका वही है। तो पहला हम पहले वाले को चेक करते हैं। ठीक है, तो पहले वाले को चेक करने के लिए मैं देखता हूँ, देखो यहाँ पे n = 3 है, तो l = 1, m = 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम लोग। अब क्लोरीन के लिए क्या है आपके पास, 17 है क्लोरीन, तो इसके लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दो, 1s2 2s2 2p6 3s2
3p5। अब मेरे हिसाब से 2 2 4, 6 4 10 और 7 17 हो गए टोटल। ठीक है, तो ध्यान रखना n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, पॉसिबल है। l की वैल्यू 1, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1 हो सकती है, m की वैल्यू 1 हो सकती है। तो पहला वाला ही सही है। देखो दूसरा देखते हैं, n इक्वल टू 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, तो ध्यान रखना पहले यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 3p5। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5। वो इस वाले के लिए क्वांटम संख्याएं पूछ रहा है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए। उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन z इक्वल टू 17 के लिए। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान रखना। पहले क्लोरीन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल लिया, ठीक है, ये मैंने निकाल दिया। यहाँ पे 3s2, यहाँ 3s2 3p5 हमने आगे बना दिए। वो इसके लिए क्या चाह रहा है, इसके लिए चाह रहा है क्या कि आप निकालो क्या, चारों क्वांटम संख्याएं। तो मैं इसके लिए निकालता हूँ चारों क्वांटम संख्याएं। तो ध्यान रखना, ये n कौन से वाले में, n की वैल्यू इसके लिए कितनी है, 3। और p के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी, l की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब आप ये बताओ m की वैल्यू क्या है इसके लिए। तो ध्यान रखना, m की वैल्यू इसके लिए क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ध्यान रखना, +1 0 -1 इनमें से कुछ हो सकती है। और s की वैल्यू इसके लिए हम क्या मान के चलेंगे, +½ मान के चलेंगे, क्योंकि ऊपर की साइड में तो हम कन्वेंशन यही लेके चलेंगे। तो अब हम चेक कर लेते हैं, पहले वाले ऑप्शन में क्या है हमारे पास में। यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन क्या हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं। ठीक है, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1। ठीक है, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0, ये पॉसिबल नहीं है। n इक्वल टू 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, n इक्वल टू 2 तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे सही आंसर इसका क्या है, पहला वाला ही इसका आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक, नहीं तो इसको एक बार आप दोबारा ट्राई कर लेंगे। ठीक है, पहले क्या लिखना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। फिर जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है उसने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यही है। इसके लिए हम क्या निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, l की वैल्यू निकालेंगे, m की वैल्यू ये तीनों हो सकती हैं, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, +1 0 -1, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के बेस पे आप देख सकते हो। नहीं तो आप 1, इसमें 1 दे रखा 1, अगर इसमें तीनों क्वेश्चन में अगर और डीप क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें भी चेंज कर सकता है, या एस में। एस यहाँ पे इसने नहीं दे रखा था, लेकिन मैंने आपको इसके चारों क्वांटम संख्याएं बता दी। अगर आपको एग्जैक्टली दे रखा होता तो क्या इसमें से इसकी क्या होती है, एक क्या होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसमें से हो सकता था +1 0 -1। इसमें क्या दे रखा है, उसने 1 दे रखा है। तो इसमें क्या था, इसमें पहले ही 2 से क्या हो जा रहा है आपका, क्वेश्चन में क्या मिल जा रहा है आपको, क्वेश्चन में आंसर मिल जा रहा है। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो आपको थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा डीप नहीं आएगा, मतलब आपके पास इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज। तो मैंने बताया था, अगर क्या बताया था कि ऑर्बिटल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ऑर्बिटल की बात करेंगे। तो ऑर्बिटल में आपको फॉर्मूला क्या था, n² लगाना है। और अगर क्या बनाएंगे, ठीक है, सेल की बात, सेल में पूछा था ना, सेल में अगर ऑर्बिटल की बात करेंगे, और अगर सेल में करेंगे इलेक्ट्रॉन की बात, तो क्या हो जाएगा, 2n² हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो क्या पूछा है, ध्यान रखना, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछा है भाई, ध्यान रखना, ऑर्बिटल्स पूछा है इन अ सेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा n²। और अगर इलेक्ट्रॉन पूछता, अगर इलेक्ट्रॉन पूछता तब क्या हो जाता आपका आंसर, 2n² हो जाता। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, ऑर्बिटल के शेप और नोड्स पे कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ये एक टॉपिक रह गया है, तो इसमें मैं बता देता हूँ। तो इसमें जो है हमारे पास में, ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड, रेडियल नोड, स्पेरिकल नोड को रेडियल नोड भी बोलते हैं, जनरली रेडियल नोड के नाम से आता है, इन अ 3p ऑर्बिटल इज। तो 3, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था नोड निकालने, रेडियल नोड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, n - l - 1। तो 3p को देखो, 3p के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। और p क्या हो गया आपका, p के लिए हमारे पास में क्या होगी, l की वैल्यू क्या, 1 -1, तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ठीक है, आप जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करिए, पहले खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद में अगर आपको नहीं आता तो फिर उसका क्या देख लीजिए, आप सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस बनती रहेगी। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। विच डी ऑर्बिटल हैज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड अलोंग द एक्सिस। ठीक है, अलोंग द एक्सिस में किस किस के पास से होती है। अब यहाँ पे मैंने ऑप्शन, जो ऑप्शन पहले ऑप्शन चेक कर लो। तो पहला है dxy, dyz, dxz, dx² y²। तो मैंने आपको बताया था कि
अलोंग द एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो ही ऑर्बिटल के पास पाई जाती है। ये क्वेश्चन मैंने लेक्चर में पढ़ा रखा कि अलोंग द एक्सिस में हमारे पास में दो ही में पाई जाती है। अलोंग द एक्सिस में किस किस में बोला था मैंने आपको, एक डी जेड स्क्वायर में बोला था, एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में बोला था। और बिटवीन द एक्सिस में क्या था, बिटवीन द एक्सिस जो था बिटवीन में, उसमें क्या था, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स इसमें था। तो आप अलोंग एक्सिस में क्या था, इसमें देखो ये तो सब आपके पास में इन बिटवीन द एक्सिस हैं, तो यही आपका ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक नेक्स्ट हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्रिंसिपल पे क्या है क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन नंबर 17 है, विच प्रिंसिपल लिमिट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल टू टू। ठीक है, ये सिंपल सा है कि क्या बोलते हैं कि मैक्सिमम नंबर क्या हो सकते हैं, एक ऑर्बिटल में कितने हो सकते हैं, दो ही हो सकते हैं। ये किसका है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। किसका है, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यहाँ पे इसका क्या था इसमें, इसका था जो था कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर। ठीक है, क्योंकि क्या, अगर चारों क्वांटम संख्याएं क्या नहीं हो सकती, किसी भी एक एक एटम में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या क्या नहीं हो सकती, समान नहीं हो सकती। उनके पास उनका क्या होता है, अपोजिट स्पिन होता है। अगर एक प्लस हाफ में तो दूसरा क्या होता है, माइनस हाफ में। हम पढ़ चुके हैं लेक्चर में। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप लेक्चर देख सकते हैं, उसके बाद में इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन इन 2s हैव अप स्पिन वॉयलेट्स। ठीक है, ऑर्बिटल डायग्राम में विच बोथ इलेक्ट्रॉन इन 2s हैव अप स्पिन वॉयलेट्स, किसका नियम है ये, तो इसका नियम किसका है, ये भी किसी का नियम है, इन्हीं का नियम है ये, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यही जो भी बताया, नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर। उनका क्या हो जाए, दोनों की सेम स्पिन नहीं हो सकती है, दोनों ऊपर ऊपर नहीं हो सकते, या दोनों नीचे नीचे नहीं से हो सकते। अगर एक ऊपर है तो दूसरा क्या होगा, नीचे होगा। किसने बोला था, पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने ही ये बात करी थी। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक ये वाला था आपके पास में, स्टेबिलिटी एंड एनोमलेस कन्फिग्रेशन। तो ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन नंबर 19 है, द करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम इज। तो ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा AR3D5 4S1, ये इसका आंसर है। ठीक है, हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 20, which of the following has the maximum number of unpaired electron, which of the following has the maximum number of unpaired electron, किसके पास में होंगे। तो अब आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किसके पास में होंगे। तो पहला हमारे पास में यहाँ पे चेक कर लेते हैं, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का क्या होता है 12, स्कैंडियम टाइटेनियम ये है 22, आयरन का होता है 26। ठीक है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तो इसका कितना हो जाता है 23। अब ये +2 में है, और ये कितने में है, ये +3 में है, ये कितने में है, +2 में है, और ये कितने में है आपका +3 में है। तो बड़ा इक्वल टू हम देख लेते हैं कितना कितना है, वो सब हम चेक कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम का 12 होता है, लेकिन हम क्या करेंगे इसको, ये नियॉन के बराबर हो गया। तो नियॉन आपको पता है, मैंने नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताया था। इसमें क्या हो गया, आर्गन, ठीक है, स्कैंडियम टाइटेनियम, तो ये आर्गन के बराबर ही हो गया। आयरन का देखते हैं। ठीक है, आर्गन आयरन का देखते हैं, तो आयरन में क्या होगा, आर्गन तो हो जाएगा 18 कंप्लीट हो गए, अब बचे कितने, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया 36 4s 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब वेनेडियम स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम। ठीक है, तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्कैंडियम टाइटेनियम इसमें 3+ है, तो खत्म हो गया। दो इसमें क्या हो जाएगा आपका 4s, इसमें आ जाएगा आपका 3D1 आ जाएगा। इसमें आ जाएगा आपका वेनेडियम में, आपके पास आ जाएगा स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तीन चले गए, तो आर्गन, तो क्या हो जाएगा आपका 3D2 हो जाएगा, सिंपल सी बात में, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम में। क्योंकि 23 होता है, तो 23 में से अगर आपके 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो दो ही बचेंगे। एक 4s से चला जाएगा, और कितना हो जाएगा आपके, एक यहाँ से लेगा, दो यहाँ से लेगा, और एक यहाँ से लेगा, तीन। यहाँ पे क्या होगा, दोनों यहाँ से चले जाएंगे, और बचेंगे कितने, 6 यहीं पे बचेंगे। यहाँ पे क्या होगा आपका 3D1 हो जाएगा। और Mg2+ में क्या था आपका, एक्चुअल में Mg2+ का क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 होता है। ये दोनों चले जाएंगे तो सिर्फ क्या यही बचेगा। तो इसके पास ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के पास तो क्या, इसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास 0 है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 1 हो जाएगा।
इसके पास अभी चेक करते हैं, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ पे चेक करते हैं, 3d6 का चेक करते हैं, तो मैं 3d6 का यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कितने हैं हमारे पास में। 1 2 3 4 5, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6, तो इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4। तो ध्यान रखना, मैग्नीशियम के पास में कितने हैं, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हैं हमारे पास में, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने हैं हमारे पास में, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने हैं हमारे पास, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा किसके पास है, इसके पास है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ये मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह आपके पास में है नहीं, ये बाद का टॉपिक है। एक जो इसमें क्वेश्चन नंबर, सॉरी, ये मैग्नेटिक नेचर एंड मोमेंट वाला है। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, ये आपके पास आएगा जब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो इसको यहाँ पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ये वहाँ पे डिस्कस होगा। है ये इससे रिलेटेड ही, लेकिन वहाँ पे ये डिस्कस होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर आप 22 को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, if a transition metal cation has a magnetic moment of 3.87 Bohr magnetron, the total number of unpaired electron is, मैंने आपको बताया था, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, n इंटू एन प्लस टू, इतना क्या बताया था, बोहर मैग्नेट्रॉन मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास, इसकी वैल्यू आ रही है 3.87, जो वैल्यू आ रही है 3.87 आ रही है। ठीक है, अब इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। जो इसकी वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, 3.87 आ रही है। तो ध्यान रखना, अगर इतनी आ रही है वैल्यू, 4 से कम आ रही है, तो इसमें किसका आंसर कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा आपका, 3 होगा। अरे समझ में आ रही बात। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, आप ऐसे कैसे, ये ट्रिक बना रखी मैंने। अगर किसी की वैल्यू 4.89 ऐसा समथिंग आती, तो उसका उसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे, सॉरी 4 होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, देखो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर मैं इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 रखता हूँ, तो 3, और यहाँ पे कितना, 3 प्लस 2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करके देख लो। 3 2 5, 5 या 15, तो 15 का जो आएगा वो कितना आएगा आपका, क्योंकि अगर आप इसका रूट, स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 3 3 9, 4 चौको 16, तो 4 से कम आएगा तो कितना आता है, 3.87 आता है। तो मैं आपको इसके लिए ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ कि अगर वैल्यू, अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो उनका बोहर मैग्नेट्रॉन में ये रूट एन, इस वाले की वैल्यू, इसकी वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, ट्रिक बता रहा हूँ। एक होगा तो उसका क्या होगा, 1.9 के समथिंग। 2 होंगे तो कितना होगा उसका, 1.89 के समथिंग, नहीं सॉरी 2.89। 3 होगा तो 3.87। अगर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितना हो जाएगा उसका, 4.86 के समथिंग। अगर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितना हो जाएगा, 5.84 या 85 के समथिंग हो जाएगा। तो ध्यान रखना, आपको क्या करना है, ट्रिक मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें जो अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने आएंगे आपके, 3 आएंगे। इस वाले फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है हमारे पास, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है वो यही है, क्या है, रूट एन इंटू एन प्लस टू, इतने क्या होते हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन। ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो अब चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर, अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1, जो मैंने लिया है इस टाइम पे पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, वो लिया था क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर। वो मैंने जितना टॉपिक कवर अप होता है, सारा टॉपिक यूट्यूब पे फ्री लेक्चर अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 to 4 आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें क्या कर दिए हैं, पूरे टोटल कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सब ऐड कर दिए हैं। लेक्चर नंबर 1 to 4 में मैंने टॉपिक के साथ में कैसे प्रीवियस ईयर PYQ आते हैं वो सब मैंने आपके बता रखे हैं। उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, कि किस टाइप से जो रैपिड फायर फॉर्मूला रिकैप है, कि आपको क्या करना है, जो रैपिड तरीके से बिल्कुल आपको ये याद होने चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आज फिर बता रहा हूँ कि रेडियस और एनर्जी किसके हैं, ये बोहर का जो मॉडल था उसका था, बोहर मॉडल से। ठीक है, कि रेडियस का फॉर्मूला क्या है, आर एन बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ये एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ई एन बराबर -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मैंने आपको बताया था यही वाला फॉर्मूला बार बार यूज होता है। और ये जो क्लासेस मैंने आपको बोला था, ये जनरली मोस्टली मैं जो चला रहा हूँ
ये जो क्लासेस चल रही हैं आपकी, वो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए ही मैं जनरली ले रहा हूँ। पीजीटी के जितने एग्जाम होते हैं या ये टीजीटी में पूछे जा सकते हैं। ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम है केमिस्ट्री के, जो भी चलते हैं, उनमें पीजीटी में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ। बाकी आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो किसी भी चीज़ के लिए देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जाम निकालना है तो मोस्टली मैंने जो फोकस कर रखा है, वो किस चीज़ पे फोकस कर रखा है, पीजीटी केमिस्ट्री पे फोकस कर रखा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वेव एंड अनसर्टेनिटी। इसमें क्या था, डी ब्रोगली का जो था, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एच प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, 6.626 इन 10⁻³ जूल सेकंड, ये इतनी वैल्यू होती है आपकी। ठीक है। हाइजेनबर्ग का क्या होता है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मोमेंटम में मैंने आपको बताया था एंगुलर मोमेंटम कितने के बराबर होता है, आपका एंगुलर मोमेंटम एम यू आर बराबर एच अपॉन 2 पाई। मैग्नेटिक मोमेंट जो आपका अभी मैंने बताया था, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला म्यू बराबर क्या होता है, रूट एन इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटम। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। समझ में आ रही बात। और अगर आपको ट्रिक, मेरे हिसाब से ट्रिक से क्या होता है, समय की बचत होती है, टाइम क्या हो जाता है, आपको टाइम मिल जाता है और क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नोड, तो टोटल नोड क्या होते हैं, n-1 होते हैं। रेडियल नोड्स क्या होते हैं, n-l-1 होते हैं। और एंगुलर नोड क्या होते हैं, l होते हैं। जो इस पेज में मैंने लिखा हुआ है, इसी में से क्या जितने भी आपके न्यूमेरिकल बनेंगे, वो इसी पेज से आपके क्या हो जाएंगे, न्यूमेरिकल जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बनते हैं पीजीटी में, मोस्ट ऑफ देम मतलब क्या होते हैं, इसी वाले पेज से आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो नेक्स्ट है हमारे पास, तो आज हमारी ये क्लास जो है, यहीं पे क्या होती है, खत्म होती है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, कि प्रैक्टिसिंग। ठीक है। तो जो नया टॉपिक होगा हमारा, या तो मैं केमिकल बॉन्डिंग ले लूंगा, या फिर देखता हूँ, अगर मुझे लगता है तो मैं केमिकल बॉन्डिंग वाला सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वाला टॉपिक लूँ, या नहीं तो मैं आपको दूसरा जो पीरियड टेबल है, ठीक है, प्रिडिक्टेबल वाला टॉपिक ले सकता हूँ। जो भी होगा टॉपिक आपके पास में, कल ये नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें क्या होगा, टॉपिक लेके मैं आपके पास में हाजिर रहूंगा। और ये सारी क्लासेस यूट्यूब पे क्या रहेंगी, आपकी फ्री अवेलेबल रहेंगी। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, उसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पीजीटी के बेसिस पे ही बता रहा हूँ सब कुछ, पीजीटी के बेसिस पे बता रहा हूँ। उसके साथ में सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा टॉपिक, और टॉपिक में क्या आर के पी वाई क्यू आर के हैं। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा पढ़ना है, नोट्स बनाने, पी वाई क्यू लगाना है, और सीधा क्या, सीधी सी बात। तो आपके लिए एक लाइन लिखी है, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। समझ में आ रही बात। ठीक है। अब आप लोग, अगर आपको ये चैनल में जो काम है, वो कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टॉपिक था, वो खत्म हो गया। उसके मैंने पूरा टॉपिक भी करवा दिया, और पीवाईक्यू भी करवा दिए गए हैं। ठीक है। तो इसी के साथ आज की सत्यनारायण की कथा समाप्त। थैंक यू।